आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का भाग 1 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। भाग 1 अगर आप भाग 1 इसका नहीं देखे हैं, चैप्टर 5 तक नहीं पढ़े हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आप समझिए, ये चैप्टर 5 में क्या पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि वैदिक सभ्यता क्या था, मतलब शुरुआत वैदिक सभ्यता कहाँ से हुआ। देखिए, एक बच्चा ने कमेंट किया था कि वैदिक सभ्यता वाला ये डेट समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या था। तो समझिए, वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इतने तक तो समझ में आ गया ना, ये वैदिक सभ्यता। और इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक ऋग वैदिक काल बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल, और एक बांटा गया उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। 2 हो गया ना, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये दोनों जो काल था, उत्तर वैदिक काल, तो ये 1500 को जब 2 भागों में बांटा गया, तो पहला वाला हो गया कब से कब तक? 1500 से 1000, और दूसरा वाला कब हो गया? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इतना ही तो हुआ, सिंपल तो बात है। अब बताइए इसमें क्या समझने वाली बात है? ये आपको समझ में आ रहा है कि वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। ये तो इस वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया, वैदिक काल को 2 भागों में, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। शुरू वाला ऋग वैदिक काल, बाद वाला उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल, इसमें क्या हुआ? ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग वैदिक काल में मुख्य रूप से ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 1500 से 1000 तक ये ऋग वैदिक काल रहा, उसके बाद उत्तर वैदिक काल रहा। ऋग वैदिक काल के बारे में कुछ हिस्सा पढ़ लिया था, कुछ बाकी था। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में देखना है कि आखिर ये भौगोलिक विस्तार मतलब ये कहाँ कहाँ था। ये मैप पर भी जानना जरूरी है ना, ये मैप पर भी जानना जरूरी है ना। क्या सिर्फ हवा में बात करने से हो जाएगा कि ये यहाँ था, ऐसे था, ऐसे था? हवा में बात करने से होगा नहीं, मैप पर भी जानना जरूरी है। अब देखिए, हाँ, एक मैप वाला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैप वाला क्लास का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए मैप वाला क्लास में क्या होगा, ध्यान समझिए। वो अलग से ही एक मैप का क्लास स्टार्ट करेंगे। ये तो ऐसे ही क्लास चलेगा, जो क्लास चल रहा है वो सब ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन उसको एक अलग से स्टार्ट किया जा रहा है। वो मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है, ये तो हिस्ट्री ऑनर्स जिनका है उनके लिए तो है ही, और साथ में जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी है। क्योंकि हम शुरू से शुरू करेंगे, पाषाण काल से शुरू करेंगे, उनका स्थल बताएंगे। स्थल बताएंगे कौन सा स्थल कहाँ था और वर्तमान में कहाँ है अभी। उस स्थल से क्या कौन कौन सी उत्खनन से कौन कौन से सामान मिले, मतलब कौन कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, क्या मिला है। और ऐसे लाइन खींचकर ऐसे किया जाता है, लाइन खींच कर ऐसे लाइन खींचकर, और ये जगह पता किया जाता है ऐसे कि कौन सा जगह की जगह किसके बीच में आ रहा है। तो लाइन कैसे खींचा जाता है, फिर ये वाला ये यहाँ से खींचा जाता है ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ से ऐसे इस लाइन को मिलाया जाता है। तो आखिर कैसे ये लाइन खींचकर और पता कर लिया जाता है कि ये जगह यहाँ पर है, ये जगह, और आसानी से कैसे याद कर लिया जाता है कि ये जगह यहाँ पर है, ये पाषाण काल का ये जगह था, वैदिक सभ्यता की ये जगह था, महाजनपद काल की ये जगह यहाँ पर है, वर्तमान में इस जिला में है, इस राज्य में, और यहाँ से ये सामान मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं, और जो हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं उनको ये समझना और पढ़ना दोनों जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को गहराई से पढ़ना है, तो उसके लिए एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए छोड़िए ये सब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कहाँ थे वर्तमान में? ये वर्तमान में नहीं, उस समय कहाँ पर उनका निवास स्थान हुआ। ये विद्वान अलग अलग विद्वान बोल रहे थे ना, कि कोई बोल रहा था उत्तरी ध्रुव से आए हैं, कोई बोल रहा था कि ये मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया से कौन बोल रहा था? मैक्स मुलर बोल रहे थे कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। तो सबसे प्रमाणिक बात कौन सा हुआ था कि मध्य एशिया से बाहरी थे और मध्य एशिया से आए थे। अब ये बसे कहाँ पर थे? इनका भौगोलिक विस्तार था सप्त सैंधव प्रदेश। तो हम क्या बोले थे? सिंधु और उसके सहायक नदियों के ये मैदानी भाग में बसे हुए थे। तो देखिए, ये सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी, और सहायक नदियों के साथ साथ इधर ये बसे थे। यहाँ तक इनका पूरा विस्तार था, इधर यहाँ तक ये पूरा विस्तार था। ये वैदिक सभ्यता के समय लोगों का विस्तार का, खासकर ऋग वैदिक में विस्तार कहाँ तक था? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव सिंधु और उसके सहायक जो नदियां है, उस नदी के आसपास के मैदानी भाग में ये लोग रहते थे। और ये कौन कौन? सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब। और एक बात समझिए, इसका नाम, प्राचीन नाम पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में, ये बात ध्यान रखिएगा, प्राचीन नाम। तो ये ब्यास का प्राचीन नाम कौन सा है? विपाशा है। रावी का प्राचीन नाम कौन सा है? पारुष्णी है। झेलम का विस्तता है, और चिनाब का आस्कमिनी है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, ये कंफर्म पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये एकदम कंफर्म है कि ये पूछा ही जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये नदियों के जो नाम है ये प्राचीन नाम है, प्राचीन काल में ये कहा जाता है।
ये ऋग्वेद में ये बात वर्णित है, ये सब ऋग्वेद में सब नाम आया हुआ है। ऐसे नहीं कि अंदाजे पर कुछ ही बोल रहे हैं, ये सब ऋग्वेद में नाम आया हुआ है। तो उस नाम को बताया जाता है कि हाँ ये प्रमाण मिले। ये मुख्य रूप से जानने का स्रोत कि ये लोग कहाँ पर बसे, कहाँ पर आए, ऋग्वेद ही है। एक ऋग्वेद, उस समय जो ऋग्वेद की रचना हुई थी उस ऋग्वेद ही है जो ये बताता है कि ये लोग कहाँ पर रह रहे थे, इनके जीवन कैसा था, पशुपालन करते थे, क्या करते थे। अब ये बात की ऋग्वेद में कैसे वर्णित है, ये लिखा हुआ है कि हाँ ये करते हैं, नहीं। उसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं ना, मंत्रों से ही पता चल जाता है ना कि ये लोग क्या करते हैं। जैसे कबीर जी का एक दोहा है ना कि मिट्टी कहे कुम्हार से क्यों रोंदे हैं मुंह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये कबीर जी का एक दोहा है। तो ये कबीर जी जिस समय दोहा की रचना हुई होगी, जिस समय दोहा की रचना किए होंगे, उस समय क्या हुआ होगा, उनके दिमाग में ये कुम्हार और मिट्टी के बाद कहां से आया होगा। आसपास देखे होंगे कुम्हार मिट्टी, तबे ना, नहीं तो कुम्हार मिट्टी आसपास है ही नहीं है, कुम्हार मिट्टी के बारे में लिख देंगे, नहीं। वो कुम्हार और मिट्टी दोनों को बहुत नजदीक से देखे होंगे, समझे होंगे तब ना। और कुम्हार को चाक बनाते हुए, घड़ा बनाते हुए सब देखे होंगे कि मिट्टी को किस तरह क्या क्या करता है, ये तब ना। यानी कि उनके जीवन के बारे में, उनके आसपास के सामाजिक स्थिति के बारे में पता नहीं चल गया कि उनके आसपास कुम्हार रहते होंगे, कुम्हारों को देखे होंगे। और उस समय मिट्टी के बर्तन बनाए जाते होंगे, अधिकतर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते होंगे। इस समय तो मिट्टी के बर्तन बहुत ही कम बनाए जाते हैं, लेकिन उस समय बनाए जाते होंगे, तभी तो लिखे हैं। तो वैसे ही इन मंत्रों से क्या होता है, उस समय के सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी मिलती है। अब उसके बाद इनकी भौगोलिक स्थिति देख लिए। ये भौगोलिक स्थिति देखिए, कभी भी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा ना ऋग्वैदिक काल के बारे में, मान लीजिए आता है ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखे या ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में लिखे, तो सामाजिक स्थिति लिखने जब लिखते हैं उस समय ही एक मैप बनाकर और ये जगह दर्शा दिया जाएगा, हाँ इस क्षेत्र में ये क्या थे, ऋग्वैदिक काल के लोग थे। मुख्य रूप से अफगानिस्तान वाले, इधर उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश यहाँ सिंधु नदी के आसपास में, इस यहाँ पर लिख देना है सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। ये लोग यहाँ पर रहते थे। अब इनके थोड़ा सामाजिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। सामाजिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए सामाजिक स्थिति, इनका समाज कैसा था। पिछला वाला में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था उनका समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक। वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन इनका जो समाज था पितृ सत्तात्मक था। कैसा, पितृ सत्तात्मक, यानी पिता ही घर के प्रधान होते थे, पितृ सत्तात्मक था। यानी इनका समाज कैसा था, पिता ही घर के प्रधान होते थे। एक मिनट, और इसमें भौगोलिक स्थिति में थोड़ा सा और क्या क्या वर्णन है ऋग्वेद में, थोड़ा सा और हल्का सा। ये लोग यहाँ इसके पास तो रहते थे। हिमालय का भी नाम उसमें आया है, हिमालय का भी नाम उसमें आया है ऋग्वेद में। तो इतना ध्यान रखना है, हिमालय वाला इस क्षेत्र का नाम आया है, हिमालय का भी नाम आया है। हिमालय पितृ सत्तात्मक था और पिता ही क्या होते थे, घर के प्रधान होते थे। पिता ही प्रधान होते थे। परिवार या कुल मिलकर एक जन बनता था। परिवार या कुल मिलकर एक जन बनता था जिनके राजा होते थे। परिवार, कुल का नाम आप लोग सुने होंगे ना, कुल कैसा कि इनका ये जो परिवार या कुल बोला जाता है, वही परिवार के एक बड़े जो हिस्सा होता है, कई परिवारों का एक बड़ा हिस्सा जो होता है उसको कुल बोला जाता है कुल। तो ये कुल की उत्पत्ति उसी समय से हुई थी। कब, ये वैदिक काल से ही वो कुल की उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कब हुई, वैदिक काल से ही हुई है। पिता ही घर के प्रधान होते थे, लेकिन महिलाओं को भी समाज में बराबर का अधिकार दिया जाता था। ऐसा बात नहीं कि महिलाओं को नीचे रखा जाता था और पुरुषों को ऊपर। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार महिला पुरुष को दोनों को बराबर था, क्योंकि शिक्षा का अधिकार महिलाओं को भी था, शिक्षा का अधिकार इनको भी था। और शिक्षा का अधिकार क्योंकि कई विदुषी उत्पन्न हुई। कई विदुषी क्या हुई, उत्पन्न। विदुषी मतलब देखिए विद्वान बोला जाता है पुरुष को, और जो महिला में होती है विद्वान उनको विदुषी बोला जाता है। तो कई विदुषी की उत्पत्ति हुई, उसी समय उत्पत्ति हुई। और उसके बाद ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहनते क्या थे, यानी कपड़ा में सूती वस्त्र पहनते थे, सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे।
अब और एक बात समझिए, ऊनी वस्त्र पहनते थे। और ये जो समाज था, एक मिनट इतना लिख लिए, थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा मिटा कर थोड़ा सा और इतना लिख लिए होंगे तब मिटा रहे हैं। अब ये लोग समाज में इनके समाज में वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित हो गई थी। क्या था? समाज में वर्ण व्यवस्था, समाज में वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति प्रथा भी शुरू हो गई थी। लेकिन ये जाति कार्य के आधार पर होता था। अब मान लीजिए एक ही घर में, ये उससे पहले थोड़ा और पहले ये बात कर लेते हैं, इनके वर्ण व्यवस्था कौन कौन सा वर्ण था उसके बारे में बात करेंगे कि फिर ये इनका बंटवारा कैसे होता था। ये कब ब्राह्मण थे, मुख्य 4 रूप से थे। 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था था, 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था था, 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था था। क्या क्या था? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनके कार्यों के आधार पर ये जाति बांटा जाता था कि कौन कौन से कार्य करते हैं। मान लीजिए जो जैसा कार्य करेगा ना, एक ही घर में कोई क्षत्रिय हो जाता है, कोई वैश्य हो जाता था, एक ही घर में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग कार्य करेंगे। लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। इस समय है कि पिता जो जाति के हुए, बच्चा भी उसी जाति, चाहे कार्य कोई भी करे नहीं। लेकिन उस समय ऐसा था कि आपके कार्य के अनुसार आपके जाति बांट दिया जाता है। हाँ, ये आप वर्ण से हैं। और ये किस चीज में वर्णित है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन है। पुरुष सूक्त में ये वाला ऑब्जेक्टिव में कंफर्म क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या वर्णित है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन है। पुरुष सूक्त का संबंध किस मंडल से है? तो ये 10वें मंडल से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। इतना बात कंफर्म रखिएगा, ध्यान। ये वाला पुरुष सूक्त वाला और 10वें मंडल वाला। उसके बाद इनके समाज में बाल विवाह, सती प्रथा ये सब कुछ प्रचलित नहीं था। दहेज प्रथा भी कुछ प्रचलित था नहीं उस समय। और एक बात, इनका जो ये उच्च वर्ण में से निम्न वर्ण में शादी हो जाती थी और निम्न वर्ण में से उच्च वर्ण में भी शादी हो जाती थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं था कि निम्न वर्ण है तो निम्न वर्ण में, मतलब जाति अलग अलग, इस जाति से इस जाति में, इस जाति से इस जाति में भी शादी हो जाती थी। यानी उच्च जाति से निम्न जाति, निम्न जाति से उच्च जाति में शादी हो जाती थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो हमें लगता है कि बढ़िया से सब समझ में आ गया होगा। और ये मैप जरूर आप लोग बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा मैप। और मैप वाला क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।